हेलो, आवाज आ रही जी ऑनलाइन वाले? हेलो। चलिए क्लास प्रारंभ करें। चलिए देखते हैं ना। चलिए आज करेंट अफेयर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, जहां से बिल्कुल आपको एग्जामों में एक क्वेश्चन देखने को मिले। वह है कौन सा आपका? तो वह है आपका राजिम कुंभकल्प। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है राजिम कुंभकल्प। और हाल ही में आपका राजिम में जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है वह संपन्न हुआ कब? आपका 26 फरवरी को। तो एक एक करके चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ साथ ही हम राजिम के इतिहास के बारे में देखेंगे कि इतिहास, राजिम का जो इतिहास है वो क्या बताता है ना। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि हर एक एक चीज हमें अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करें राजिम कुंभकल्प के बारे में। तो आप सबको पता है कि राजिम में राजिम कुंभकल्प का जो आयोजन है जी, ठीक है, कब से कब तक किया गया था? तो वो किया गया था 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। क्लियर है? चले देखिए, दो चीज इसमें आपको याद रख लेना है। ये जो राजिम कुंभकल्प का जो आयोजन होता है वो कब होता है आपका? तो माघ पूर्णिमा। ठीक है, माघ पूर्णिमा। एक मिनट रुकिएगा। चले चल इधर ध्यान दो, है ना। आवाज सर इधर ध्यान दो, बाद में दे। चल, तो यहां आपको याद रख लेना है जो राजिम कुंभकल्प का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। ठीक है, ये फरवरी का क्या है आपका करंट अफेयर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और एक चीज आपको याद रख लेना है, 12 फरवरी को क्या था आपका? माघ पूर्णिमा। ठीक है, 12 फरवरी को क्या था जी आपका? माघ पूर्णिमा। और 26 फरवरी को क्या था आपका? क्या था जल्दी से बताइए? महाशिवरात्रि। ठीक है, महाशिवरात्रि। तो जब भी आपको पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। राजीव कुंभकल्प का आयोजन कब से कब तक रहा? तो एक आपको डेट याद रख लेना है, 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक। अगर आपको पूछा जाए तिथि, तो माघ पूर्णिमा से लेकर कहां तक आपका? महाशिवरात्रि तक। क्लियर है यहां तक? चलिए थोड़ा सा बात किया जाए। तो ये जो आपका राजिम कुंभकल्प, इसका जो पुराना नाम था क्या था आपका? माघ पुन्नी मेला। क्लियर है? जिसे चेंज कर दिया गया आपका और नाम बदल कर रख दिया गया आपका राजिम कुंभकल्प। ये आपको याद रख लेना है। शुरुआत में ये जो आयोजन है वो होता था कहां आपका? तीन नदियों के संगम पर, अर्थात जहां कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। लेकिन वर्तमान में इसके जो मेले स्थल है उसको चेंज कर दिया गया है। और कहां लगेगा अब आपका? चौबे बांधा में। कहा आपका? चौबे बांधा में। इतना आपको याद रख लेना है। देखिए, राजिम का इतिहास बहुत प्राचीन है जी, और इसे हमें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास आपका राजिम के परिप्रेक्ष्य में क्या बताता है, तो एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हम बात करें राजिम का। ठीक है, तो राजिम सबसे पहले आपको याद रख लेना है, ये एक नदी के संगम पर स्थित है। उस नदी का नाम क्या है आपका? महानदी। क्या है आपका?
महानदी। क्लियर है? चले, तो आपको महानदी याद रख लेना है। महानदी के तट पर बसा हुआ है आपका राजिम। क्लियर है? अब थोड़ा सा समझते हैं, राजिम में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है आपका? राजीव लोचन भगवान का मंदिर। ठीक है, दो मंदिर प्रमुख रूप से, एक आपका राजीव लोचन भगवान का मंदिर और दूसरा आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर। क्लियर है? और ये जो मंदिर के बनने के पीछे जो इतिहास है वो क्या है? बहुत प्राचीन है। इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पूरा डिटेल करेंगे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एक मंदिर आपको याद रख लेना है, कौन सा मंदिर? तो आपका राजीव लोचन भगवान का मंदिर। ठीक है, यहां देख लेते हैं, राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन भगवान का मंदिर। देखिए, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। क्या क्या पूछा गया है? तो एक बार पूछा गया था कि राजीव लोचन जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसी को कोई आइडिया बता सकते हो किसके द्वारा करवाया गया था? वो तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं पता? चलिए, ओके। देखिए, थोड़ा सा हम राजीव लोचन मंदिर के बारे में देखें जी, तो इसका जो इतिहास है वो छत्तीसगढ़ में अलग महत्व रखता है। मैं बात कर रहा हूं कब की? आपका 7वीं शताब्दी की। कब की? आपका 7वीं शताब्दी। ठीक है, 7वीं शताब्दी आपको याद रख लेना है। इस समय छत्तीसगढ़ में एक राजवंश का शासन था, उस राजवंश का नाम क्या था? आपका नलवंश। कौन सा वंश? आपका नलवंश। क्लियर है? ये आपको साथ में देखते चलना है। शासन था आपका नल वंश। क्लियर है? देखिए, दो तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर के अंतर्गत और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत। क्लियर है? थोड़ा सा हम समझते हैं। नल वंश का जो शासन था मूल रूप से देखने को मिलता है राजिम वाले क्षेत्र में। कहां? आपका राजिम वाले क्षेत्र में। अर्थात हम कहते हैं उसी के आसपास नल वंश का क्या था? आपका साम्राज्य का विस्तार था। एक आपका राजिम और दूसरा थोड़ा सा हम बात करें तो आपका कोंडागांव वाले क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आपका कोंडागांव वाले क्षेत्र। कोंडागांव में एक जगह देखने को मिलेगा, उस जगह का नाम है आपका अड़ेंगा। कौन सा जगह? आपका अड़ेंगा। और ये 2-3 बार आपका व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोंडागांव कैसे, कौन सा जगह है जहां से हमें नलवंशी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? थोड़ा सा हम साथ में रिलेट करते जा रहे हैं। तो अड़ेंगा में आपको याद रख लेना है, बहुत सारे शासक हुए लेकिन 2-3 शासकों का नाम आपको याद रख लेना है। सबसे पहले हम नल वंश के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि नल वंश के जो आपका संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, नल वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या था आपका? तो वो था जी आपका वराहराज। क्या था आपका? वराहराज। वराहराज वास्तविक संस्थापक माना जाता है कौन से वंश का? आपका तो नल वंश का। क्लियर है? जबकि ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि नल वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है। क्लियर है यहां तक? चलिए, दूसरा आपका संस्थापक। देखिए, एक होता है वास्तविक संस्थापक, एक होता है आपका संस्थापक। तो संस्थापक के रूप में आपको याद रख लेना है, वो थे आपका शिशुक। ठीक है, कौन था? आपका शिशुक। तो दो नाम आपको याद रख लेना है, संस्थापक थे शिशुक। जबकि वास्तविक संस्थापक कहने का अर्थ है जिन्होंने ये जो आपका नल वंश है उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया, वो थे आपका वराहराज। ठीक है, और वराहराज के द्वारा नल वंश ऐसे शासक हुए जिनके द्वारा आपका स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। क्लियर है? इसके अलावा दो नाम और याद रख लेना, याद आ गया है तो। एक आपका अर्थपति भट्टारक, ठीक है, अर्थपति भट्टारक, और एक आपका भावदत्त वर्मन। भावदत्त वर्मन, ये दो नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम आगे बढ़े। ये जो आपका राजीव लोचन भगवान का जो मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण आपका करवाया गया था कब? आपका 7वीं शताब्दी में नलवंशी शासक, उस नलवंशी शासक का नाम था आपका क्या? बिलासतुंग। क्या नाम था आपका? बिलासतुंग। बिलासतुंग के द्वारा 7वीं शताब्दी में ये जो बिलासतुंग है जी, ये नलवंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। कौन? आपका बिलासतुंग।
ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामों में आप सबको देखने को मिलेगा, तो इसको सब ध्यान रखेंगे। बिलासतुंग सबसे प्रतापी शासक था और इसी के द्वारा राज्य में आपका राजीव लोचन मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। क्लियर है यहाँ तक, इतना याद रहेगा। चले, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, एक बार पढ़ चुके हो तो कि सब गया, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। चलिए ओके, तो इतना आपको याद रखना है। देखिए बात करें राजीव लोचन भगवान का जो मंदिर है वो उसका निर्माण हुआ था आपका 7वीं शताब्दी में, और ये जो आपका अंदर में मूर्ति आपको देखने को मिलेगा भगवान राजीव लोचन का, वो बना है किससे, आपका काले ग्रेनाइट पत्थर से। किससे निर्मित है, आपका काले ग्रेनाइट पत्थर से। और एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया था, तो इन चीजों को आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो एक चीज यहां और समझना है कि ये जो आपका मंदिर है, ठीक है, इसमें आपको याद रख लेना है एक शैली जिसे बोला जाता है आपका पंचायतन शैली। ठीक है, हम शैली के प्रकार में इसको बिल्कुल डिटेल करेंगे। पंचायतन शैली में इस मंदिर का क्या किया गया है, आपका निर्माण किया गया है। क्लियर है, इतने चीजें याद रहेगी सबको। चलिए एक बार आपको याद रख लेना है, पंचायतन शैली में इस मंदिर का क्या किया गया, आपका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो राजिम है जी, ठीक है, राजिम है उसका प्राचीन नाम क्या है, या फिर राजिम को क्या कहकर संबोधित करते हैं। तो राजिम का जो प्राचीन नाम है इसे बोला जाता है आपका कमल क्षेत्र। क्या बोला जाता है, आपका कमल क्षेत्र। जब भी आप मंदिर जाओगे तो सामने दरवाजे में आपको देखने को मिलेगा कि कमल क्षेत्र या पद्म क्षेत्र में आपका स्वागत है। एक बार जाके बिल्कुल देखना। क्लियर है, तो ये रहा राजिम का इतिहास। सबसे पहले आपको याद रख लेना है, महानदी के तट पर बसा हुआ है, 2 प्रसिद्ध मंदिर है, एक आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर और एक आपका राजीव लोचन भगवान का मंदिर। क्लियर है, 7वीं शताब्दी में कौन से वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई, तो नल वंश। ठीक है, शासक पूछा जाए तो आपका विलासतुंग। क्या रहेगा, आपका विलासतुंग। क्लियर है यहां तक। चलिए और 2-4 और शासकों का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने यहां बताया था। ठीक है, एक आपका वराहराज, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक आपका शिशुक, बौद्धत वर्मन, अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक और बौद्धत वर्मन के द्वारा अड़ेंगा में जो है कोंडा गांव में हम पढ़े थे मैपिंग में, इनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। क्लियर है यहां तक। चले, टेंशन में तो नहीं हो ना, क्या क्या पढ़ना है ऐसा करके। चले ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना है, ये जो आपका मंदिर है आपका भगवान राजीव लोचन का मंदिर, ठीक है, यहाँ एक प्रसाद बहुत ही फेमस है। क्या, आपका प्रसाद बहुत ही फेमस है जिसे क्या बोला जाता है जी, आपका पीडिया। ठीक है, खाने का चीज हमेशा याद रहता है ना, पीडिया। चलिए पीडिया आपको याद रख लेना है, ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजीव लोचन का मंदिर राजीव में कौन सा प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपको याद रख लेना है पीडिया। ठीक है, अब जैसे राजीव लोचन भगवान का जो मंदिर है उसके बगल में ही एक आपका प्राचीन हमें पुरातात्विक स्थल देखने को मिलता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये करेंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, नवीनतम स्थलों में से एक है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एक बार पूछा भी गया था। इस जगह को बोला जाता है जी आपका सीताबाड़ी। क्या बोला जाता है, आपका सीताबाड़ी। ठीक है, सीताबाड़ी आपको याद रख लेना है, ये स्थित है आपका राजिम, इसे आपका भगवान राजीव लोचन मंदिर के बगल में स्थित है आपका सीताबाड़ी। क्लियर है यहां तक। अब क्या खास बात है सीताबाड़ी में, तो इसके बारे में हम समझे तो यहां लगभग 2600 साल पहले के, है ना, ये कह सकते हैं 2600 साल पीछे के हमें इतिहास देखने को मिलता है। या बहुत सारे कुएं प्राप्त हुए हैं, अन्नगाह प्राप्त हुए जो लगभग कब के हैं, 2600 साल पहले के हैं। क्लियर है, चलिए इतना आपको याद रख लेना है, किसके बारे में, आपका सीताबाड़ी के बारे में। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कुलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं और कहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है, जो आपको कुलेश्वर महादेव का मंदिर है वो 3 नदियों के संगम पर क्या है, आपका बसा हुआ है। ठीक है, 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। कौन कौन से 3 नदी, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो कौन कौन से 3 नदी हो गया, एक हो जाएगा आपका
पैरी, एक आपका सोंढूर और एक आपका महानदी, जिसमें आप सबको याद रख लेना है। इसमें जो मुख्य नदी होगी वो होगी कौन सी, आपका महानदी। ठीक है, महानदी आपको याद रख लेना है। फिर कौन सी नदी, पैरी की सोंढूर, पैरी। ठीक है, और पैरी की सहायक नदी हो जाएगी कौन सा, आपका सोंढूर। अब जल्दी से बता दीजिए जी कि जो सोंढूर नदी है और पैरी नदी का उद्गम कहां से होता है। चलिए बताते चले, फिर आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए ऑनलाइन वाले, बताइए पैरी नदी का। बहुत अच्छे है ना। पैरी नदी का उद्गम होगा भात्रीगढ़ की पहाड़ी से, और आपका सोंढूर नदी का उद्गम कहां से होगा, नौरंगपुर। ये चीज आपको बिल्कुल याद रख लेना है। और महानदी का तो सभी जानते हैं, क्लियर है। और इसी तीन नदियों के संगम पर बीच पर आपका विराजित है क्या, आपका कुलेश्वर महादेव का मंदिर। क्लियर है, चले इतना आपको याद रख लेना है। और इसी जो आपका कुलेश्वर महादेव है और आपका भगवान राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, भगवान राजीव लोचन मंदिर के बीच में अर्थात नदी में क्या किसका निर्माण किया गया, आपका सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए ये आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, यहां से यहां तक जाने के लिए आपका एक ब्रिज बनाया गया है जिसे बोला जाता है आपका सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, मेला ग्राउंड पहले क्या कहां था आपका, ये बीच में लगता था नदी के बीच में, लेकिन इसको चेंज करके इस साइड ला दिया गया है। तो इतना आपको याद रख लें। ये आपको देखने को मिलेगा भगवान राजीव लोचन का मंदिर। ठीक है, तो ये था आपका इतिहास किसका, आपका राजिम का। क्लियर है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। चले नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा एक चीज और याद रख लेना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आप जितने भी जगह देख रहे हो, जितने मंदिर देख रहे हो, ये आपका पंचकोसी यात्रा में शामिल मंदिर है। ठीक है, क्या है आपका पंचकोसी यात्रा में शामिल मंदिर है। पंचकोसी अर्थात क्या होता है, 5 मंदिरों को कोस के माध्यम से। ठीक है, कोस क्या होता है, दूरी की इकाई होती है ना। कोस सुने हो ना, 14 कोस 15 कोस, है ना। तो ये आपको याद रख लेना। इस 5 जो मंदिर है उसको आपका कोसों में, ठीक है, कोस के माध्यम से क्या करना है, दूरी तय करना है। और एक चीज खास बात यह है, ये व्यापम के एक एग्जाम में पूछा गया था कि पंचकोसी यात्रा में कौन सा मंदिर शामिल नहीं है। ठीक है, तो पंचकोसी यात्रा में आप सबको याद रख लेना है जी, कुलेश्वर महादेव का मंदिर शामिल नहीं है। क्लियर है यहां तक, जबकि शुरुआत भी इसी से होगा और समापन भी इसी से होगा। क्लियर है, जितने भी कांवरिया है वो क्या करेंगे, यहां से आपका महानदी का जल लेंगे अर्थात कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहां से जल लेंगे, फिर एक एक करके पूरा दूरी तय करते जाएंगे। और तय जैसे ही होगा 5 जो मंदिर है पुनः कहाँ आएंगे, आपका कुलेश्वर महादेव। क्लियर हुआ, चलिए कौन कौन सा है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक आपको याद रख लेना है कोपरा। ठीक है, कोपरा कोपेश्वर महादेव का मंदिर। कहां है कोपरा, गरियाबंद। ठीक है, फिंगेश्वर फणिकेश्वर महादेव, ये कहां है आपका, गरियाबंद। आपका चंपारण चंपेश्वर महादेव, ये कहां है आपका, बताइए बताइए, रायपुर में है कि गरियाबंद, पक्का, हाँ चलिए ओके। इसके अलावा पटेवा पटेश्वर महादेव, ठीक है, ये कहां है, महासमुंद। और ब्रह्मणी ब्रह्मणेश्वर महादेव, ये कहां है आपका, महासमुंद। क्लियर है, तो आपको याद रख लेना है। 2 क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो पंचकोसी यात्रा के अंतर्गत कौन कौन सा मंदिर शामिल है, या फिर ऑप्शन में इन सबको दे दिया रहेगा और एक दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग को। क्लियर है, तो इसको आपको देखते चलना है। चले नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है वो देखने वाले हैं आपका भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न, और वो भी हमें एकदम डिटेल नहीं देखना है, हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से मिल सकता है उसी पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या खास होने वाला है, तो आपको याद रख लेना है 2024 में, कब जी, आपका 2024 में टोटल 5 महान विभूतियों को क्या दिया गया है, आपका भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, और भारत रत्न आप सबको याद रख लेना है, ये भारत देश का, इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। क्या होता है आपका, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मैंने उस दिन बताया था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी पूछा जा सकता है, नागरिक सम्मान।
देखिए भारत रत्न के बाद आएगा क्या आपका, जल्दी से बताइए, उस दिन बताया था। देखिए एक भारत रत्न और दूसरा होता है आपका पद्म पुरस्कार, ठीक है, जिसमें से सबसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा भारत रत्न, उसके बाद आएगा क्या आपका पद्म भूषण की विभूषण, विभूषण ना, पक्का कि पद्म भूषण, पक्का। उसके बाद फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, एक बार देखना अच्छे से, ठीक है, चले ओके, याद कीजिएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण रखता है ना, 2025 में 5 विभूतियों को क्या दिया गया है आपका भारत रत्न दिया गया है, जिसका नाम आप सबको याद रख लेना है। और खास बात यह है कि जो भारत रत्न है वो प्रारंभ हुआ था 1954 को, 1954 को ये क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। शुरुआत में केवल आपको याद रख लेना है, एक वर्ष में केवल 3 ही व्यक्तियों को दिया जा सकता था और शुरुआत में दिया भी गया था। क्लियर है, ये आपको याद रख लेना है। साथ साथ आपको याद रख लेना है कि शुरुआत में इसको कुछ ही क्षेत्रों में दिया जाता था, जैसे कि बात किया जाए साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ही दिया जाता था किसको, आपका भारत रत्न को। लेकिन 2011 के बाद इसको चेंज कर दिया गया और कुछ अन्य क्षेत्रों में दिया जाने लगा, जिनमें से एक आपको याद होगा, कौन सा, आपका खेल वाले क्षेत्र में, ठीक है। खेल क्षेत्र में किसको मिला था आपका, किसी को तो मिला था सर, बताइए नाम। सचिन तेंदुलकर जी, मिला है कि नहीं? हाँ सर बताता हूं कल सोच के। चले ठीक है ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, खेल में केवल आपको याद रख लेना है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला है खेल में। इसके अलावा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से किसको आपका भारत रत्न 2024 में दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो नाम आपको याद रख लेना है कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। ये कौन थे आपका, तो ये आपका बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। नाम आपको बस पकड़ना है, पीडीएफ तो सब बना हुआ है, क्लियर है। चलिए कर्पूरी ठाकुर आपको याद रख लेना है, ये आपका बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। इसे कहा जाता था आपका बिहार के जननायक, ठीक है, क्या कहा जाता था आपका, बिहार के जननायक, जननायक, ये आपको याद रख लेना है। दूसरा आपको याद रख लेना है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, कौन आपका लाल कृष्ण आडवाणी, कौन थे आपका, हाँ ये थे आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री थे, कौन आपका, तो लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद आपको याद रख लेना है पीवी नरसिम्हा राव, कौन आपका पीवी नरसिम्हा राव, कौन थे आपका प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, तो इसका नाम आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपका ये थे आपका चरणदास चौधरी, या फिर कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह, क्लियर है, ये भी कौन थे आपका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, क्लियर है। और एक नाम आपको याद रख लेना है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ये कौन थे आपका, तो ये थे आपका भारत के एक महान वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक थे। और आगे जब आप क्रांति पढ़ोगे तो इसका नाम बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। चले ओके, तो इतना नाम आपको याद रखना है। पुनः देखें तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, क्लियर है। चले नाम सुने हो क्या एम एस स्वामीनाथन का, कहां सुने हो, कौन से क्रांति में, हरित क्रांति, चले ठीक ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो खैर वही है आपका, ये कर्पूरी सिंह है आपका, कर्पूरी सिंह जी, ठीक है, हाँ कर्पूरी ठाकुर। दूसरा आपका लाल कृष्ण आडवाणी, ये आपका कौन रहेगा, पीवी नरसिम्हा राव। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये कौन हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह, और लास्ट कौन होगा आपका एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए खास बात यह है कि जो आपका भारत रत्न है वो मूल रूप से आपको याद रख लेना है किसके समान दिखाई पड़ता है, आपका पीपल के पत्ते के समान दिख रहा है। और मूल रूप से किससे निर्माण किया जाता है इसका, तो ये बना होता है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, तांबे से। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा सूर्य का क्या आपका चारों तरफ प्रकाशित आपका किरण, ये आपका सूर्य दिख रहा है, क्लियर है। और इसमें लिखा रहेगा आपका क्या भारत रत्न, जबकि इसके
अपोजिट साइड की बात करें तो वहां आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां देख सकते हैं कि आपका अशोक स्तंभ, ठीक है। पीछे साइड की बात करें ये, ठीक है, तो यहां आपका देखने को मिलेगा अशोक स्तंभ और लिखा होगा क्या आपका सत्यमेव जयते। खैर ये इतना डिटेल नहीं पूछेगा लेकिन आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। तो ये हुआ आपका भारत रत्न। देखिए एक और मोस्ट करंट अफेयर है हमारे बीच और ये बिल्कुल एग्जामों में पूछा जा सकता है कि हाल ही में 5 नई भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ठीक है, कितने नए भाषाओं को? 5। क्लियर है, कितने? 5। कौन कौन से? अच्छा ऐसा, ओके। देखिए आपको याद रखना है जो शास्त्रीय भाषाओं की शुरुआत में जो संख्या थी वो थी जी आपका 6। कितनी थी आपका? 6। कौन कौन सा 6? तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और आपका उड़िया। क्लियर है। वर्तमान में मैं बात करूं तो वर्तमान में 5 नए शास्त्रीय भाषाओं को क्या दी गई है? आपका जगह दी गई है, या फिर कह सकते हैं कि 5 नए शास्त्रीय जो भाषा है उसको ऐड किया गया है। पहले थे 6, अब 5 ऐड किया गया, तो टोटल जो शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? आपका 11। क्लियर है बात सर? चलिए ओके, आगे हम बात करें कौन कौन से 5 नए आपका शास्त्रीय जो भाषा है उसको ऐड किया गया है। तो पहला आपको याद रख लेना है, पहला हो जाएगा जी आपका मराठी। कौन सी भाषा? आपका मराठी। क्लियर है। दूसरा आपको याद रख लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मराठी के बाद आपको याद रख लेना है पाली। कौन सी भाषा? आपका पाली। मराठी, पाली, पाली के बाद आपको देखने को मिलेगा प्राकृत भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा? आपका प्राकृत भाषा। क्लियर है। चलिए चौथा आपको याद रख लेना है असमिया। कौन सा भाषा? आपका असमिया, या फिर कह सकते हैं असम की भाषा है आपका असमिया। और एक पांचवा याद रख लेना है बंगाली। ठीक है, पांचवा कौन सा? आपका बंगाली। तो ये जो 5 नए शास्त्रीय भाषा है और इसके साथ ही टोटल जो आपका शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो जाती है आपका 11। तो ये बिल्कुल करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो इन 5 भाषाओं का नाम आपको याद रख लेना है। ये पहले का है तो इसको नहीं पूछा जाएगा, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वर्तमान स्थिति में शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है जी वो कितनी है, तो वो आपको याद रख लेना है 11। और जोड़े गए कितने हैं आपका? तो 5, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और आपका बंगाली। ठीक है। चलिए पाली भाषा को उपयोग कौन करते थे जल्दी से बताइए, किस धर्म से संबंधित है पाली भाषा? बताइए। बौद्ध, है ना। पाली जो भाषा है, ठीक है, वो बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो करते थे आपका जैन धर्म के लोग। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रख लेने। 5 नई भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा, याद रहेगा। चलिए ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका खेल विशेष समसामयिकी। ठीक है, ये पिछले क्लास में हम पढ़े थे पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में, है ना। थोड़ा थोड़ा हम इंडिया को भी देखते जा रहे हैं। क्लियर है। आपका 8-10 दिन में पूरा करंट अफेयर आप लोग का खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार बिल्कुल आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, क्योंकि सफलता आप सबको पता है मेहनत मांगती है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक फिर चलो देख लेंगे, सर तो पढ़ा रहे हैं बाद में फिर देखेंगे, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे आपको मेहनत करना ही करना है। ठीक है, चले, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है। एक बुक है आपके सामने करंट अफेयर का, आपको पता है कि उनको अगर अच्छे से पढ़ लिए तो हमारा करंट अफेयर क्या हो जाएगा? पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप टाइम दे रहे हो कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको टाइम देगा, समझ रहे हो। चले, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सभी जितने भी ऑनलाइन वाले हैं सब ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइए जी, है ना।
चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला दुनिया के सबसे युवा प्लेयर कौन सा है। चलिए चलिए इसका आंसर खैर इजी है ना, पूरे समाचार में देखे ही होंगे। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा डी गुकेश। क्या रहेगा आपका, डी गुकेश। किससे देखिए दो तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक आपका पूछा जाएगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, दूसरा पूछा जाएगा कि डी गुकेश कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा खेल आपका, शतरंज। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है, शतरंज, शतरंज खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। नाम सुने हो रानी रामपाल का, नहीं सुने हो। चलिए ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए जी कमेंट करके। प्रिया मैम का आंसर आ रहा है हॉकी, और बाकी का सभी आंसर दो जी, तब आगे बढ़ेंगे, तब मजा आएगा, है ना। नंदी मैम, पूजा मैम, अयान सर और बाकी लोग जी, पूर्णानंद सर, महेश्वर सर, सबका आंसर आ रहा है बी, अखिलेश सर। चलिए ओके, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, बी। ठीक है, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रख लेना है हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। चलिए ऑनलाइन वाले बताइए, ऑफलाइन वाले जानते हो जैसा को, सुनो नाम सुनो कि नहीं, नहीं सुनो, मैच नहीं देखते मतलब। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा है ओके, डी 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 डी। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जैसा। ठीक है, जैसा कहीं ना कहीं आप मैचों में बिल्कुल देखे होंगे, आईपीएल हो गया या कहीं भी भारत का मैच चलता है तो नहीं देखे हो, देखे हो ना। चलिए ओके ठीक है, तो ये आपका जैसा है और इसे बनाया गया है आपका आईसीसी का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्रम का क्वेश्चन है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीता। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीता, जल्दी से बताइए। ये खेल पर आधारित क्वेश्चन है ना, और ऐसा नहीं कि ये ऐसी क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर मन आ गया सामने वाला को तो इसी को डायरेक्ट डाल के पूछ देंगे। क्लियर है, तो हमारे लिए वही चीज बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए मायने रखता है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है, चलिए जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले। सर मैच ही नहीं देखते, चलिए बढ़िया है, बताइए कोई भी एक नाम बता दो, क्या रहेगा आपका। तो इसका आंसर रहेगा जी आपका सी, मुंबई। ठीक है, और मुंबई के कैप्टन कौन थे, जल्दी बताइए। हाँ सर, श्रेयस अय्यर की पक्का, कि अजिंक्य रहाणे पक्का। चलिए ओके, अभी उसको क्या आगे क्या बना दिया गया, कैप्टन बना दिया गया। चलिए देखते हैं आगे। तो इसका आंसर रहेगा आपका मुंबई। हाल ही में 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, हाल ही में किस टीम 2024 अंडर 90 एशिया कप की विजेता रही या फिर खिताब जीता। हाँ हाँ, इसमें क्या रहेगा आपका, तो इसका आंसर रहेगा, ऑनलाइन वाले बताइए फिर आगे बढ़ेंगे, कोई तो जवाब दो। आदित्य सर, अखिलेश सर, अंकिता मैम बताइए। चलिए महेश्वर सर का कमेंट आ रहा है सी, बांग्लादेश। ठीक है, किसको हराकर बांग्लादेश ने अंडर 90 विश्व कप जीता, इंडिया को। क्लियर है, सपना टूटा है मगर दिल थोड़ा जलता है वाला। ठीक है, चलिए छठवा आपको याद रख लेना है, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीती है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। विंबलडन आप पढ़ चुके हो, ग्रैंड स्लैम सब पढ़ चुके हो, तो क्या रहेगा आंसर। और मैंने बाकायदा ट्रिक के साथ पढ़ाया था ताकि आप लोगों को दिक्कत मत हो। चलिए जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले, फिर आगे बढ़ते हैं जी। सी, सीनिया कोआ, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा दिमाग जा रहा है कि नहीं, बस इतना बता दो ट्रिक के साथ। लेकिन हाँ वही तो बोल रहा हूं, कुछ तो
ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अंकिता मैम का आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। और बाकी लोग का? चलिए इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? बी, बारबोरा क्रेजी सिकोआ। ठीक है, मैंने हाईलाइट किसको किया था? आपका क्रेजी को। क्लियर है? किसको? आपका क्रेजी को। क्लियर है? चलिए ओके। यहां आप लगा भी सकते हो क्रेजी के साथ, आप खोआ भी याद रख सकते हो, है ना, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, कहां है, एक मिनट ना, ये जैसे कि यहां आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका ग्रैंड स्लैम का, ठीक है, बस आपको इसी को लेना, लेते चलना है। मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था, सबसे पहले कहां जाना है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला देश कौन सा पड़ेगा? फ्रांस। ठीक है, तो वहां फ्रेंच ओपन, एकदम सीधा सीधा अगर लेके चलोगे उस हिसाब से तो बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं जी, है ना। मैंने मैप के माध्यम से भी बताया था, सबसे पहले आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया। मैप में अगर देखोगे तो एक सीक्वेंस हमें दिखाई पड़ता है, तो उसको ही लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां होगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर पड़ेगा कौन सा? आपका फ्रांस, है ना, तो यहाँ फ्रेंच ओपन, फिर पड़ेगा कौन सा? आपका इंग्लैंड, है ना, ब्रिटेन, तो यहाँ विंबलडन, और लास्ट में कौन सा पड़ेगा? आपका यूएस, साइड में है यूएस। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रख लेना है। और ऑस्ट्रेलिया और यूएस में मैंने बताया था, दोनों की विजेता क्या है? आपका सेम है, बस इसी चीज को पकड़ना है। और मैं ट्रिक भी बताया था, अचानक से जाओगे तो जींस चेंज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? आपका सीने में दर्द होगा। और मदद कौन करेगा? आपका पड़ोसी देश श्रीलंका। आएगा कौन? तो आएगा, देखिए जब आप जाओगे दो चीज आपको पकड़ना है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक आपका यूएस। ठीक है, ये ठंड क्या है? आपका ठंड कंट्री है, ठंड प्रदेश है, तो आपको याद रखना है, जब जाओगे तो यहां जींस चेंज होगा तो सीने में दर्द होगा। अब हम सीने में दर्द होगा तो देखभाल करने कौन आएगा? तो पड़ोसी देश ही आएगा, समझ रहे हो। तो आएगा कौन? तो आएगा आपका श्रीलंका। तो सब लिंक आपको याद रख लेना है। अब एक का सेम तो दोनों का सेम, ठीक है, जैनिक सिनर, अरियाना सब लिंक का, दो कैसे याद हो गया? क्लियर है यहां तक? देखिए एक आपका फ्रेंच ओपन और एक आपका विंबलडन ओपन, इसका भी मैंने बताया था ट्रिक के साथ। ठीक है, कि जो राज है वो कार लेके कहां जाएगा? फ्रांस जाएगा। याद आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, फिर उसके दोस्त कुछ बोलेंगे तो उसको क्या ले लेगा? ईगो में ले लेगा। ठीक है, तो ईगा आपको याद रख लेना, ईगा नतालिया। क्लियर? और क्या क्या बताया था? तो फ्रांस और आपका ब्रिटेन राज कार्य लेकर जाएगा, है ना, फिर ईगो में आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कुछ और बताया था, ट्रिक थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, क्रेजी ऐसा करके कुछ, तो इतना आपको याद रखना है, थोड़ा सा एक बार देख लेना है आप लोग को। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इधर का बच गया था क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? बताइए, पक्का? थोड़ा सा कम नहीं होता? चले इसमें आपको याद रख लेना है 50 किलोग्राम। ठीक है, आप सबको पता है विनेश फोगाट एक महान रेसलर रही है, और उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्लियर है? इन्होंने, इनके द्वारा अपील भी किया गया था, लेकिन अपील नहीं माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? मनु भाकर, बी दीपिका कुमारी, सी नीरज चोपड़ा। चले बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा है ए ए ए। ठीक है, चले तो ये रहेगा आपका मनु भाकर। क्लियर है? और एक चीज बताइए, मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है? कौन से खेल, जल्दी से बताओ। तीरंदाजी, बताइए बताइए, समीक्षा में आप बताइए। चले सबका आंसर आ रहा है शूटिंग, शूटिंग, बहुत अच्छे। ठीक है, चले कोई और था? हाँ चले, तो इसका आंसर रहेगा आपका मनु भाकर, और कौन से खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखें शूटिंग या फिर निशानेबाजी। ठीक है, निशानेबाजी या फिर शूटिंग, इतना आपको याद रख लेना है। देखिए इसके अलावा आपको याद रख लेना है, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली क्या बन गई? आपका महिला बन गया। कौन? आपका मनु भाकर। ठीक है, दोनों के कौन सा पदक था? आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, कांस्य पदक।
ठीक है, यहां तक। चले चले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। चले, इसको बताइए जरा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन चुने, या सीधा कह सकते हैं कि कुल कितने पदक जीते, ठीक है, जिनमें से आपका गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो बताइए, परसों ही पढ़े थे शायद, परसों या नरसों के क्लास में। ऑनलाइन वाले चले जल्दी से। चले, बहुत अच्छे। अर्चना मैम का कमेंट आ रहा है, पूजा मैम का, और बाकी लोग का। देखिए, थोड़ा सा ध्यान अगर दिए होगे तो बिल्कुल ये चीज याद होगा, है ना। अब ध्यान ही नहीं रहेगा तो फिर भूल जाओ। फिर कौन सा क्या रहेगा आपका? 6 गोल्ड पक्का? अब हाँ सर, आप बिल्कुल कम या ज्यादा कर ही देते हो, जल्दी से बताइए। देखिए, इसका आंसर रहेगा आपका, याद रख लेना है, क्या आपका सी, ठीक है। क्या रहेगा आपका? सी। 29 टोटल मेडल जीते, जिनमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 क्या था आपका? ब्रॉन्ज। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट देखिए, तो ये आप देख सकते हो, क्लियर है। यह आपका पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका बताया भी था, ठीक है। भारत कौन से क्रम में था आपका? हाँ, इधर देख लो, इधर लिखा हुआ है कौन से क्रम में, रैंक कौन सा था? 16। क्लियर है। टोटल जो पदक है वो रहेगा कितना आपका? 29। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। अब उसको आपको बांट देना है। और इसका जो आपका जो टॉप में देश थे वो थे चीन, ब्रिटेन, चाइना, ब्रिटेन और आपका अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और बचा है क्या? हाँ चले, एक और है, 2-3 और बचे। यूएस ओपन 2024 का मेल और फीमेल सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? चलिए जल्दी बताइए, अभी देखे थे। क्या रहेगा ऑनलाइन वाले, जल्दी से बताइए जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबका कमेंट आना चाहिए जी, तब मजेदार लगता है ना। चलिए, पूजा मैम, आदित्य सर, नूतन मैम, सबका। चलिए बहुत अच्छे, नन्नी मैम, उमेश्वर सर, बहुत अच्छे। चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ए, अभी पढ़े थे। देखिए, आपको क्या याद रख लेना है? एक ए याद रख लेना है, एक आपका यू याद रख लेना है, ठीक है। दोनों का विनर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ए यू अर्थात ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, यू से आपका यूएस ओपन। अगर सीक्वेंस आपको पूछा जाए तो सीक्वेंस में आपको याद रख लेना है, सबसे पहले या तो फिर आपको अल्फाबेट चेंज कर देना है, या फिर सीधा आपको वही जो सीक्वेंस बताया था, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया से जाना है फ्रांस, है ना, फ्रांस से आपका विंबलडन अर्थात ब्रिटेन जाना है, ब्रिटेन के बाद आपका यूएस। ये इसका सीक्वेंस रहेगा। यहां से बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है। पिछले बार पूछ दिया गया था किसमें आपका? पीएससी प्री में पूछा गया था, तो ऐसा नहीं कि किसी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जैनिक सिनर और आरियाना सबलेंका। चले नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पक्का जानते हो सुनील छेत्री के बारे में? पड़ोसी वड़ोसी है क्या? तो ऑनलाइन वाले, चले बहुत अच्छे। चले ओके ओके, ठीक ठीक, सबका आंसर आ रहा है आपका सी, फुटबॉल। ठीक है, सुनील छेत्री भारत के अगर कहा जाए तो महान फुटबॉलर हुए, जिन्होंने हाल ही में क्या लिया? आपका संन्यास लिया। कौन? आपका सुनील छेत्री। विराट कोहली भी इसके बहुत बड़े फ्रेंड है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम, है ना, नाम से ही लग रहा है कि नीचे का होगा, है ना। चले, किस राज्य से संबंधित है? कौन सा आपका? तमिलनाडु। अच्छा चले ठीक है, ओके, ये रहेगा आपका तमिलनाडु। तो इतना आपको याद रख ले रहे हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या बचा है फिर। चले, ये है एक महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर, भारत के विश्व विरासत की सूची 2024, ठीक है। तो विश्व विरासत यूनेस्को द्वारा आपको याद रख लेना है। एक स्थल को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, एक स्थल को शामिल किया गया है जो कहां का है? आपका असम का है। कहां का है? आपका असम का है, ठीक है, असम।
और ये जगह है कौन सा, तो ये जगह आपको याद रख लेना है, असम का आपको याद रख लेना है, जिसे बोला जाता है आपका मैदान। क्या बोला जाता है आपका मैदान। ये क्या है, तो ये आपको याद रखें, जो आपका मैदान है वो आपका शाही कब्रिस्तान है। क्या है जी, आपका शाही कब्रिस्तान। ठीक है, शाही कब्रिस्तान कहां का आपका, तो ये आपको याद रख लेना है, असम का। ठीक है, और असम में एक राजवंश का शासन था जिसे बोला जाता है आपका अहोम वंश। कौन सा वंश आपका, अहोम वंश। ठीक है, जो आप बाद में इतिहास में भी पढ़ोगे, अहोम विद्रोह ऐसा करके। ठीक है, अहोम विद्रोह। तो आपको याद रख लेना है शाही कब्रिस्तान को, जिसे बोला जाता है मैदान। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया, आपका शामिल किया गया। बस एक लाइन का क्या आपका क्वेश्चन है, इसको बस डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। एक तो कहां है, दूसरा किससे संबंधित है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट बच गया, उसको देख लेते हैं। देखिए, श्रीनगर बना विश्व शिल्पी शहर। ठीक है, सॉरी, विश्व शिल्पी नगरी। तो हाल ही में आपको याद रखना है, श्रीनगर को किसका दर्जा दिया गया, आपका विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ 3 और शहरों को इसका दर्जा मिल चुका है। ये आपका चौथा शहर बना। ये इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक बार बिल्कुल रीड कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक है, नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू।